नमस्कार। एडी याली स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी आज की कहानी है अंतिम संस्कार। पंडित सुखी राम जी एक माने जाने व्यक्ति थे। इनके नाम का डंका पूरे शहर में बजता था। पंडित सुखी राम जी के पास अपार दौलत थी। उनके नाम के अनुरूप उनकी जिंदगी भी बहुत सुखमय थी। नगद पैसे और बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं थी। घर में बहुत से नौकर चाकर भी लगे हुए थे। उनकी गिनती शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में होती थी। उनकी एक अलग पहचान भी थी। उनकी आवाज़ में एक बुलंद था और वह सख्त अनुशासन होने के कारण भी लोग उनसे खौफ रखते थे। उनके पास इतनी संपत्ति थी कि संपत्ति की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए उन्होंने कुछ संपत्ति अपने बेटों के नाम पर कर दिया था, कुछ संपत्ति अपनी पत्नी ललिता देवी के नाम, ताकि संपत्ति को बचाया जा सके। लेकिन यह भी सत्य था कि कई करोड़ों की दौलत उन्होंने अपने पास ही दबाकर रखी थी। पंडित सुखीराम जी के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा विनोद, मझला बेटा प्रमोद और सबसे छोटा बेटा ब्रिजेश था। और सबकी शादियां हो गई थी। सबके अपने अपने बाल बच्चे थे। समय के साथ साथ परिवार भी बहुत बड़ा होता गया। पोते और पोतियां भी जवान हो चुके थे। सुखीराम जी की उम्र अब 85 साल हो गई थी। बीमारियां उनके शरीर को धीरे धीरे जकड़ रही थी। शरीर भी काफ़ी जर्जर और कमज़ोर हो गया था। इस उम्र में व्यापार का काम तो वह नहीं कर पाते थे, इसलिए व्यापार चलाने का काम उन्होंने अपने बेटों को सौंप रखा था। उनके तीनों बेटे व्यापार को संभालते थे और निर्णय लेने का काम पंडित सुखीराम जी खुद करते थे। घर पर रहते हुए भी अक्सर वह या तो आराम करते या फिर थोड़ा बहुत टीवी देख लेते या फिर बाहर सैर करने निकल जाते। हालांकि शरीर बहुत निर्बल हो गया था, परंतु इस उम्र में भी उनकी आवाज़ एकदम बुलंद थी। बीमारियों से ग्रस्त हो चुके थे, परंतु आज तक उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा करने की कभी नहीं सोची थी। सुखीराम जी की पत्नी ललिता देवी घर की स्थितियों को बखूबी समझ रही थी। इसलिए उन्होंने कई बार अपने पति को समझाया कि समय रहते ही बंटवारा कर दो तो अच्छा ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद बेटों में धन दौलत को लेकर लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन सुखीराम जी हमेशा उनकी बात को टाल देते थे। वह इस बात को गंभीरता से नहीं लेते थे। इसके पीछे भी एक कारण था। उनके तीनों बेटे साथ मिलकर उनका व्यापार जो संभाल रहे थे। यदि वह बंटवारा कर देते तो उनके बेटे साथ मिलजुल कर व्यापार करना तो दूर, एक दूसरे का चेहरा तक भी देखना पसंद नहीं करते। यही सब सोच विचार कर वह संपत्ति के बंटवारे में कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे। कभी बच्चे बंटवारे की बात करते बैठते तो सुखीराम जी उन पर भड़क जाते थे और कड़कती आवाज़ में उन्हें डांट लगाते। संपत्ति बनानी है तो खुद के पैसों से बनाओ, बंटवारे की क्यों सोच रहे हो। बेटों का मुंह वहीं बंद हो जाता। लेकिन पीठ पीछे तीनों बेटे और बहुएं अपने पिता को जमकर कोसते थे। क्या पिताजी मरने के बाद सारा धन दौलत अपने साथ लेकर जाएंगे? अपने जीते जी बंटवारा कर दे तो ठीक है, नहीं तो आपस में लड़ाई झगड़ा ही करना तय है। 2 से 3 साल बीते तो सुखीराम जी ज़्यादा बीमार रहने लगे। उनके शरीर ने अब जवाब देना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन आया जब उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। सुखीराम जी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद तो ना जाने कितनी बार अस्पताल में एडमिट करवाए गए और कितनी बार घर लौटे। बिस्तर पर पड़े सुखीराम जी अब केवल जिंदा लाश बनकर रह गए थे। उनकी हालत नाजुक होती जा रही थी। अतः वह दिन आ गया जब उनका शरीर, उनकी आत्मा एक दूसरे से अलग हो गई और वह हमेशा हमेशा के लिए घर परिवार छोड़कर चले गए। बेचारी ललिता देवी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। रात के करीब 9 बजे जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली तो उस समय उनकी पत्नी ललिता देवी भी उनके साथ में थी। रात के ही समय उनके मित्र शरीर को घर वापस लेकर आ गए। सभी रिश्तेदारों को संदेश भिजवा दिया गया
कि अंतिम संस्कार अगले दिन 10 बजे किया जाएगा। सुखीराम के 2 बेटे विनोद और प्रमोद उस समय घर पर ही थे, जबकि तीसरा बेटा ब्रिजेश व्यापार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। जैसे ही उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने कहा कि अंतिम संस्कार उसके आने के बाद ही किया जाए। उसने अगले दिन सुबह 5 बजे ही फ्लाइट पकड़ी और सुबह 9 बजे वह घर पहुंच गया। सुखीराम जी का बड़ा आसा आलीशान बंगला सन्नाटे से भरा हुआ था, लेकिन उनके जाने का गम दोनों बेटे विनोद और प्रमोद दिखावे के लिए आंसू बहाए जा रहे थे। इनके यह आंसू भले ही सच्ची नहीं थी, पर हर आंख में आंसू तो थे, लेकिन उन आंसुओं में अपने पिता के लिए दर्द कम और दौलत की भूख ज़्यादा थी। पंडित सुखीराम जी की अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही थी। उनका कफन तैयार किया जा रहा था। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया था। पिता की मृत शरीर के पास झूठे आंसू बहाते हुए विनोद और प्रमोद ने अपने तीसरे भाई ब्रिजेश से कहा, पिताजी के अंतिम दर्शन कर लो, उसके बाद पिताजी हमको कभी दिखाई नहीं देंगे। ऐसा कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगे। तभी ब्रिजेश अपने पिता की मृतदेह पर एक नज़र डालते हुए बड़ी बेशर्मी से बोला, भैया दर्शन तो हो चुके हैं, अब ज़रा अपनी अपनी संपत्ति के कागज़ भी देख लिए जाएं। मुझे जानना है कि पिताजी की संपत्ति में मेरा हिस्सा कितना है। विनोद और प्रमोद एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन ब्रिजेश संपत्ति के कागज़ बार बार मांग रहा था। तभी विनोद ने कहा, ब्रिजेश यह समय इन सब बातों का नहीं है, पहले पिताजी का अंतिम संस्कार हो जाने दो, फिर आराम से बैठकर सारी बातें करेंगे। आखिर हम सब भाई हैं, मिलजुल कर ही फैसला करेंगे। आराम से बैठकर सारा बंटवारा कर लेंगे। हम लोग कहाँ भागे जा रहे हैं। विनोद के कहते ही प्रमोद ने भी इस बात में हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, सबकी आपसी सहमति से ही बंटवारा होगा, लेकिन ब्रजेश सहमत नहीं हुआ। वह छाती चौड़ी करते हुए बोला, वाह भैया, अब तुम्हें पिता की इज्जत का ख्याल आ रहा है। जब वह बीमार थे तब तो तुम लोग बस इस इंतज़ार में थे कि कब वह भगवान के पास जाए और हम सब अपनी अपनी झोली भर लें। मैं आपके और प्रमोद भैया के असली इरादे जानता हूँ। यह सुनकर दोनों भाई गुस्से और नफरत भरी निगाह से उसे देखने लगे, लेकिन आसपास इकट्ठा हुए लोगों का सोचकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर ब्रिजेश बोला, अंतिम संस्कार इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सा लाश सड़ी गली जा रही है। अंतिम संस्कार कुछ देर बाद भी हो जाएगा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। वैसे भी इसे अब मिट्टी में ही मिलना है। मैं चाहता हूँ कि संपत्ति का बंटवारा अभी के अभी तय हो जाए, जिससे पता चल जाए कि किसको कितना मिलना है। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि मेरे हिस्से में कितनी और कौन सी दौलत आएगी। तो विनोद बोला, इसमें पूछने वाली क्या बात है। अरे हम 3 भाई हैं, तो संपत्ति भी 3 बराबर हिस्सों में ही बटेंगे। इतना सुनते ही ब्रिजेश गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा अंगार उगलने लगा। अच्छा, मैं अकेले व्यापार संभालने का सारा काम करता हूँ, हमेशा इधर उधर का काम देखता हूँ, हमेशा इस शहर से उस शहर में जाना आना लगा रहता है, और तुम दोनों क्या करते हो। बस कुर्सी पर बैठकर आराम ही तो फरमाते हो और कलम चलाते रहते हो। बौखलाते हुए ब्रिजेश बोला। अपने छोटे भाई की यह बात सुनकर विनोद भी गुस्से में आ गया और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अलग अलग टैक्स को बारीकी से देखता हूँ। इनकम टैक्स, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी कैसे बचानी है, यह सब मुझे पता है, और मैं यह सब ना देखूं तो सारी की सारी आमदनी उसी में निकल जाए। मेरा काम सबसे मुश्किल वाला काम है। इस हिसाब से तो मुझे सबसे ज़्यादा दौलत मिलनी चाहिए। इतनी बात सुनते ही प्रमोद भी वहाँ पीछे रहने वाला था। वह भी बोला, अच्छा, और अगर मैं फैक्ट्री के कर्मचारियों के कामों की निगरानी ना करता तो फैक्ट्री का काम अच्छे से नहीं होता। तो क्या तुम लोग व्यापार से इतनी संपत्ति बना पाते। इस हिसाब से तो सबसे ज़्यादा संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए। अब तो तीनों ने ही यह घोषणा कर दी कि सबसे पहले संपत्ति का बंटवारा होगा।
उसके बाद पिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुखी राम जी के बंगले में हंगामा होने लगा था। चारों ओर रिश्तेदार और परिचित खड़े थे। हर कोई इस तमाशा का गवाह बन चुका था। ललिता देवी मौन मुग्ध हुई अपने पति के लाश के पास बैठी हुई थी। उनकी यह हालत देखकर मुंह बोले भाई नंद किशोर जी से रहा नहीं गया। उन्होंने आवाज ऊंची करके बोला, अरे नालायकों, अपने पिता का अंतिम संस्कार तो कर लो। पिता का मृत शरीर पड़ा है और तुम लोगों को संपत्ति के बंटवारे की पड़ी है। तुम तीनों को जायदाद में अपना अपना हिस्सा चाहिए, लेकिन अपने पिता के मृत शरीर के अंतिम संस्कार के बारे में कोई नहीं सोच रहा। यह झगड़ा तो समाप्त होता नहीं दिखता, लेकिन तुम्हारे इस झगड़े से तुम्हारी माँ पर क्या असर हो रहा है, यह किसी ने सोचा है? किसी ने उसकी मर्जी जानने की कोशिश की है कि वह क्या चाहती है? तभी विनोद बोला, अरे मामा जी, इस बारे में हम लोग माँ से क्या पूछें? माँ क्या कहेंगी? उन्हें तो हम जैसा कहेंगे वह वैसा ही करेंगी, और अंतिम संस्कार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो ही जाएगा। पहले हमें इस फैसले पर पहुँचने दीजिए। लेकिन बेटा, सबसे पहले जो काम ज़रूरी है उसे तो होना चाहिए। पिता का विधि विधान से अंतिम संस्कार करना तुम लोगों का कर्तव्य है। पहले अपना अपना फर्ज पूरा करो, उसके बाद हक के लिए लड़ना। अपने मामा की इतनी बात सुनते ही ब्रिजेश जोरदार आवाज में बोला, सब लोग कान खोलकर सुन लो। संपत्ति का बंटवारा तो आज और अभी के अभी होगा। पिता का अंतिम संस्कार बंटवारे के बाद ही होगा, क्योंकि एक बार अंतिम संस्कार कर दिया तो फिर किसी के दिमाग में क्या चल रहा है क्या मालूम। मुझे आज ही अपने हिसाब से ही संपत्ति का बंटवारा करना है। ब्रिजेश की बात सुनकर घर में जैसे हलचल सा मच गया। इसी बीच किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ललिता देवी कब अपने पति की लाश के पास से उठकर कहीं और चली गई थी। वहां उन्होंने अपने मुंह बोले भाई नंद किशोर जी को भी बुलाया और उनसे कुछ बात करने लगी। इधर बात इतनी बढ़ गई थी कि अब तो तीनों बेटे आपस में मारपीट तक करने को तैयार थे। तीनों भाइयों ने अपने अपने वकीलों को बुलाया और स्वर्गीय सुखी राम जी का साक्षात घर दंगल का मैदान बना दिया गया। इस दौरान किसी को नहीं पता था कि उनकी माँ ललिता देवी जी कहाँ हैं, किस हालत में हैं और वह क्या कर रही हैं। इधर लाश को शमशान में जाने में देर होते देख वहां एकत्रित हुए उनके कुछ मित्र और रिश्तेदार चिंता में पड़ गए। उन्होंने कई बार दखल देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी और बेटे और बहुएं अब भी तक आपस में झगड़ ही रहे थे। बंटवारे की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई। सुखी राम की अर्थी भी उठने की प्रतीक्षा में थी। तभी एक बड़ी सी एम्बुलेंस आकर उनके घर के बाहर रुकी और कुछ लोग सुखी राम जी की डेड बॉडी को उठाकर लेकर जाने लगे। यह सब देखकर लोग हैरान रह गए। अरे अरे, आप लोग कौन हैं और यह पिताजी के मृत शरीर को कहाँ लेकर जा रहे हैं? ब्रिजेश बोला। तो इस समय नंद किशोर जी अपनी बहन के कमरे से बाहर आए और बोले, खबरदार, कोई हिम्मत भी मत करना इन्हें रोकने की। यह सरकारी अस्पताल के कर्मचारी हैं, इन्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। यह सुनकर तीनों भाई अपने माँ के कमरे की ओर हैरानी से देखने लगे तो नंदकिशोर जी बोले, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तुम लोगों ने अपना अपना फर्ज नहीं समझा तो तुम्हारी माँ ने अपना कर्तव्य समझकर अपने पति के मृत शरीर को अस्पताल में दान दे दिया है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम जैसी नालायक औलादों के हाथों अब इनका अंतिम संस्कार हो। और तो और जिस धन दौलत के लिए तुम लोगों ने अपनी सारी लाज शर्म बेच खाई, उस संपत्ति का फैसला भी तुम्हारी माँ कर चुकी है। इतना सुनते ही तीनों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ तुरंत दौड़े दौड़े अपनी माँ के कमरे में आए। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? हमसे पूछे बिना आपने पिताजी के मृत शरीर को अस्पताल में दान देने का फैसला कैसे कर लिया? विनोद ने गुस्से में कहा तो ब्रिजेश भी आग बबूला होते हुए बोला,
और तो और सारी धन दौलत के बारे में भी आपने ही फैसला ले लिया। हमें भी तो बताइए, आखिर करना क्या चाहती हैं आप? बेटे बोलते जा रहे थे, जबकि उनकी माँ ललिता जी बिना पलक झपकाए एक ही ओर निहारती जा रही थी। तभी बड़े बेटे विनोद को कुछ शक हुआ। माँ को हैरानी से देखता हुआ माँ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे हुआ अपनी माँ के पास गया और उन्हें हिलाया बुलाया, तो उस समय उनकी गर्दन एक ही तरफ लटक गई। ललिता देवी भी इस निर्मम दुनिया से सदा के लिए चली गई थी। यह देख तीनों बेटे और बहुएं आश्चर्यचकित रह गए। कमरे में हर तरफ सन्नाटा छा गया था। तीनों बेटों और बहुओं के चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी। उसी समय विनोद की नज़र माँ के पास रखे एक पत्र पर गई, जिस पर ललिता देवी ने अपने हाथों से कुछ लिखा हुआ था। विनोद ने पत्र पढ़ना आरंभ किया। अपने जिन बेटों के लिए एक पिता ने पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, दिन रात एक करते हुए जी तोड़ मेहनत करके धन दौलत इकट्ठा किया, बच्चों की खुशियों के आगे अपनी खुशियों को भूल गए। आज इस पिता की लाश घर के आंगन में पड़ी हुई अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही थी। इससे ज़्यादा लानत की बात तुम लोगों के लिए और क्या हो सकती है? तुम लोगों को इतना लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हुए मैंने और तुम्हारे पिताजी ने कभी भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर तुम लोग हम लोगों की यह दशा करोगे। अच्छा ही हुआ जो तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया। मैं ललिता देवी आज तुम लोगों से तुम्हारे माता पिता के अंतिम संस्कार का हक छीनती हूँ। तुम जैसे नालायक और लालची औलादों के हाथों अंतिम संस्कार से तो अच्छा है यह शरीर किसी और के काम ही आ जाए, जिससे मरते मरते भी किसी को जीवन दान दे जाए। फिर यह शरीर अपने आप ही मिट्टी में मिल जाए। और रही बात धन दौलत या संपत्ति की, तो जिन दौलत के लिए तुमने अपने मृत पिता के प्रति अपना फर्ज भुला दिया, जिस दौलत के लिए तुम लोगों ने अपने पिता की लाश के सामने इतना हंगामा किया, उस पर कानूनन अब मेरा हक था और अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वह दौलत मैंने इस शहर के सभी वृद्ध आश्रमों और अनाथ आश्रमों में दान कर दी है। आज सारा पैसा मेरे और तुम्हारे पिताजी के बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र हो चुका है और दान किया जा चुका है। अब तुम लोगों के पास ना पिता का अंतिम संस्कार करने का हक बचा है, ना ही उनकी मेहनत की कमाई हुई संपत्ति पर अधिकार। पत्र पढ़कर तीनों बेटे और बहुओं की आंखें फटी की फटी रह गई। सबके सब जमीन पर बैठकर अपना सर पीट पीट कर रोने लगे। उनके पास ना तो माँ बाप का सहारा था और ना ही दौलत का। रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया और घर की दीवारें भी उन्हें कचोटने लगी। वह तीनों बेटे और बहुएं अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए अपनी माँ के पैरों को पकड़कर रोने लगे। थोड़ी ही देर में अस्पताल से एक दूसरी एम्बुलेंस आई और ललिता देवी के मृत शरीर को भी अस्पताल ले गई। सुखीराम और ललिता देवी दोनों ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाते जाते अपनी संतान को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे कड़वा सबक सिखा गए। संपत्ति के नाम पर बिखरे इस परिवार के पास अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। अपनी माता पिता के अंतिम संस्कार का हक खोने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। कभी संपत्ति या बंटवारे को लेकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अंतिम संस्कार की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।